हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट लेक्चर। जैसे कि हम अपने ऑलरेडी कई सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, आपकी क्लास 10th के बिल्कुल एक सीरीज चलती आ रही है। तो आज ये हमारा होगा लगभग 7वां या 8वां चैप्टर होगा जो हमारा क्या होगा, वन शॉट होगा। ठीक है, इसे भी एक बार में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब के सब इसमें रिवाइज हो जाएंगे। जिसने पढ़ रखा है रिविजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा उसे बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा। अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बना के चलना, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है हमारे पास? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब ही समझ लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कोई भी चीज आपको कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कैसे? जैसे मैं अपना हाथ उठा लूं, मेरे कंट्रोल में। ये वाला हाथ उठा लिया, मेरे कंट्रोल में। ठीक है, अपनी टांगे हिला सकते हो, अपने सिर हिला सकते हो, ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अब सिर, अब आपको किसी को नहीं करनी है कि भाई ना ऐसे बोलना है, तो ना कैसे बोलोगे? ऐसे। और हाँ कैसे बोलोगे? ऐसे। तो ये जो दोनों चीजें थी, कंट्रोल तो थी लेकिन कोऑर्डिनेशन भी तो थी ना। मतलब मेरे दिमाग से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा कि मुझे हाँ ऐसे बोलना और ना ऐसे बोलना, कि मुझे ये जो हाथ है अगर इधर ये वाला मार्कर पकड़ना तो ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसे ले आना पड़ेगा। तो ऐसे बचपन से सीखते आ रहे हो ना। पहले तो आपको चीजें नहीं समझ में आती थी कि छोटे बच्चे को देखोगे तो उसका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो थोड़ा खराब होगा। धीरे 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 जैसे बड़ा होगा उसका कोऑर्डिनेशन ठीक होता जाएगा। कंट्रोल तो उसके पास भी होगा कि वो हाथ ऐसे उठाएगा ऐसे उठाएगा। तो यही है चैप्टर का मतलब, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली चीज, अब आप कोई भी मूवमेंट क्यों करोगे? ठीक है, जैसे सो रहे हो आप, लेटे हुए, तो आप क्यों मूवमेंट करोगे? अगर आपको मम्मी की आवाज आई तो आप उठ के एकदम से बाहर जाओगे कि हाँ क्या हुआ। तो वो जो मम्मी की आवाज थी वो क्या थी? उसी ने आपको कहा ना कि भाई काम कर। तो ऐसी चीजें जो आपको मूवमेंट करने में मजबूर कर दे वो क्या होंगी? स्टिमुलस होगी। तो यही है सबसे पहली टर्म जो हमें पढ़नी, स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। कोई केमिकल हो गया जो आपको रिस्पॉन्ड करने में मजबूर कर रहा हो, कोई आवाज होगी, ठीक है, या फिर टेस्ट आप अपनी जो जीभ से लेके बताओगे, या फिर स्मेल होगी, वो सब क्या होंगे? आपके स्टिमुलस होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे स्टिमुलस क्या होगा? एनीथिंग विच कॉज मूवमेंट। ठीक है, या फिर यहां से लिख सकते हो एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, अब वो एक्सटर्नल एजेंट जो भी आपको क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट करने में मजबूर कर रहा है, वो क्या होगा? स्टिमुलस होगा। कोई केमिकल हो सकता है, कोई आवाज हो सकती है, ठीक है, और जैसे कि कोई टच, ठीक है, गर्म लग गया, ठंडा लग गया, या किसी ने हाथ लगा दिया। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कैसा कैसा टच है? वो आपके ब्रेन में जाएगा, फिर उसी हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो स्टिमुलस तो हो गया जो आपको क्या दे रहा? सिग्नल, मतलब एक तरीके से मूवमेंट कराने में मजबूर कर रहा। लेकिन वो जो स्टिमुलस की वो थी, सिग्नल था, वो ब्रेन तक कैसे जाएगा? यानी अगर आपने, मम्मी ने आपको आवाज लगाई थी तो वो आपके कान में गई थी आवाज, तो वो कान से ब्रेन तक लेके कौन गया? कोई होने वाला, मतलब जाने वाला तो होना चाहिए ना। जैसे अगर आपको यहाँ से लेके कहीं दूसरी सिटी में जाना है तो आप या तो गाड़ी से जाओगे, या बस से जाओगे, स्कूटी, जैसे भी जाओगे, तो ऐसी कोई सिग्नल होगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, तो उसे ले जाने वाला कोई होगा ना। तो वो जाएगा आपकी इम्पल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करेगी। ठीक है, सिग्नल्स विच ट्रांसफर टू द ब्रेन एंड मसल्स। ठीक है, तो इम्पल्स एक तरीके से करंट होगा, सिग्नल होगा जो कि आपकी कहां तक जाएगा? ब्रेन तक और मसल्स तक। कैसे कैसे जाएगा वो आगे देखेंगे। दूसरा, अब ये सिग्नल खुद ब खुद तो नहीं जाने, कैसे लेके जाने वाला होना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहला होगा सेंसरी ऑर्गन्स। यानी सबसे पहले पता लगेगा ना कि कहाँ टच हुआ, क्या हुआ। अगर कान से सुना तो कान सेंसरी ऑर्गन, किसी ने टच करा तो जो आपकी स्किन है, जो आपका हैंड है, जो भी है, वो क्या हो गया? सेंस ऑर्गन हो गया। कुछ खाया, कुछ टेस्ट करा तो जीभ आपका सेंस ऑर्गन होगी। कुछ स्मेल करा तो नाक होगी। ठीक है, कुछ देख लिया, जैसे वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम पे सेंस ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है आपका? एक तो कान और दूसरा आंख। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन कौन से होंगे? सेंसरी ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच सेंस स्टिमुलस। ठीक है, अब सेंस हो गया, सब हो गया, अब हमें रिस्पॉन्ड भी तो करना ना। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या होने चाहिए? इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन हाथ भी हो सकता है, लात भी हो सकती है। अभी फिलहाल आपके इफेक्टर ऑर्गन कौन है?
मतलब सेंसरी ऑर्गन तो कान हो गए, अभी फैक्टर आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मुझे बता नहीं सकते, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो या तो मम्मी ने अगर आवाज लगाई आपको तो कान सेंस ऑर्गन था, और आप उनको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, हाँ जी, हाँ आ गया, तो मुंह से रिस्पॉन्ड करे तो उस टाइम पे आपका जो इफेक्टर ऑर्गन है वो क्या है, माउथ है, ठीक है। तो लिख लेंगे द ऑर्गन विच रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस। लो भाई, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सी टर्म थी, फटाफट लिख लो। इसके बाद अपना शुरू करेंगे न्यूरॉन, जिससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूरॉन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कि होगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होगा, जितने भी आपके मूवमेंट आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, चाहे वो आपके वॉलेंट्री हो, इनवॉलेंट्री हो, ठीक है, शरीर में वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पूरा शरीर, उसके अंदर जितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा, उसके लिए जो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है वो है नर्वस सिस्टम। उसके अंदर कौन कौन हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, आगे बताते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, छोटे छोटे हमारे शरीर में नर्व्स है, वो सब आ जाएंगे आपके किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी उसे बना कौन रहा और उसमें फंक्शन कौन कर रहा, वो है आपका न्यूरॉन। तो हेडिंग लगा लो फटाफट, न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई। ये हो गया आपका न्यूरॉन। और ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि आपका डायग्राम का होगा कि भाई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बड़े अच्छे से बनाना सीख लेना, अभी बहुत ईजी है। हम्म, ठीक है, इस तरीके का कुछ होगा। अब इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये लो, बन गया आपका पूरा डायग्राम। फटाफट लेबलिंग कर लेंगे इसकी। सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके 2 पार्ट होंगे। ये वाला जो पार्ट होगा इसे बोल लोगे आप साइटोन या फिर सेल बॉडी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा इसे बोल लोगे आप एक्सोन, ठीक है। इतने बड़े हिस्से को पूरे को एक्सोन बोल लेंगे, इस वाले को साइटोन या फिर सेल बॉडी बोल लेंगे, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं आपके छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रही, इनका नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या काम करेंगे, जो सबसे पहले सिग्नल पड़ेगा ना वो डेंड्राइट्स के ऊपर पड़ेगा, फिर बाद में जाएगा आपके लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिग्नल लेंगे वो कौन होंगे, आपके डेंड्राइट्स। फिर ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा, ये जो आपको रेड रेड कलर के दिख रही है क्या है, और ये ब्लू कलर के इसके अंदर मैंने मार्किंग करी, तो ये क्या है, ये आपके स्वान सेल्स, स्वान सेल्स, ठीक है। और ये जो आपके रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये है कवरिंग एक तरीके की, इसका नाम है माइलिन शीट, माइलिन शीट। ये जो स्वान सेल्स होंगे ये माइलिन शीट बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दो इसके नीचे, फॉर्म माइलिन शीट, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ खाली खाली जगह भी छुट्टी हुई, इन खाली जगह का नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर। रणवीर नहीं, रेनवियर, स्पेलिंग वैसी ही है, रणवीर सिंह से याद रख लेना। नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, इजी रहेगा। उसके बाद है लास्ट में दिख रहे होंगे आपके, इनका नाम है एक्सोनल एंड बल्ब्स, ठीक है।
एक्सोनल एंड बल्ब। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक न्यूरॉन का डायग्राम, बहुत ईजी है। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें, डेंड्राइट सिग्नल लेगा, फिर एक्सोन के थ्रू वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा और लास्ट में एंड बल्ब के पास जाएगा और फिर ये दूसरे न्यूरॉन को कांटेक्ट करेंगे। वो उसका नाम बोलते हैं हम सिनेप्सिस, वो हम आगे देखने वाले। सबसे पहले इसे नोट करो और इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो एक चीज बताने में आपको भूल गया, जैसे आपके शरीर में कई सारे सेल्स हैं, वो सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक न्यूरॉन ही एक ऐसा टिश्यू है जो सेल है आपका जो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपका न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आपके पास मेनली दो टाइप के न्यूरॉन होंगे। नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन, नंबर टू मोटर न्यूरॉन। अच्छा, एक न्यूरॉन और होगा, वो सिलेबस मैंने यहाँ पर बता दूं, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन समझ गए होंगे। जो आपका सिग्नल सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक जा रहा, वो कैसे जा रहा, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ही तो जाएगा। तो जो भी सेंस होगा, तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सेंस होगी स्टिमुलस की, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैरी करना वो कौन करेगा, आपका सेंसरी न्यूरॉन। तो इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ठीक है, यानी सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक जो सिग्नल लेके जाएगा वो आपका होगा सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट, अब मोटर न्यूरॉन। ऑब्वियस सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में चलेगी, अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना, उसकी तरफ आपको इफेक्ट कैसे करना, वो आपका होगा मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन से लेके आपकी मसल तक लेके जाएगा सिग्नल, आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना। जैसे मम्मी ने आपको आवाज मारी थी, तो मम्मी ने आवाज मारी थी, कहाँ हमारा सेंस ऑर्गन, वो लेके चला गया कहाँ, हमारे दिमाग तक सिग्नल लेके चला गया। ठीक है, अब ब्रेन उसके मतलब आपको मम्मी को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, तो जो आपकी टंग है वो बोल लेगी, माउथ आपका हिलेगा, तो आप बोल के रिस्पॉन्ड करोगे। तो माउथ तक वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, ब्रेन से आई, तो वो आपको कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन लेके आया। ठीक है, तो इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, अब ये वाला जो न्यूरॉन होगा ना, ये इन दोनों के बीच का काम करेगा। यानी अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन एक चीज पढ़ने वाले आगे जाके, तो उसमें इंटर न्यूरॉन आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना समझ लो कि ये डायरेक्ट सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेगा और मोटर न्यूरॉन को वापस कर देगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल को। तो इट कैरीज इंफॉर्मेशन कैरीज नहीं लिख सकते थे, it act as a relay between sensory and motor neuron। ठीक है, बाकी बात इसकी बाद में करेंगे, फटाफट नोट करो। इसके बाद देखेंगे अपने सेंस ऑर्गन और फिर शुरू करेंगे साइनेप्सिस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेंस ऑर्गन्स। नंबर वन, पांच ही ऑर्गन है आपके पास। ठीक है, फटाफट गिनाओ। नंबर वन आई, नंबर टू मेरे बोलने से पहले आ जाना चाहिए, टंग। नंबर थ्री ईयर। नंबर फोर सोचो, नंबर फोर एक आंख होगी, एक जीभ होगी, एक कान हो गया। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारी स्किन। स्किन भी एक सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। ठीक है, एक सोचो क्या रह गया, सोचो, मुझे याद नहीं आ रहा। नोज। तो ये पांच आपके पास रिसेप्टर होंगे। अब इनका कुछ अलग से नाम भी होगा। ठीक है,
तो जो आई होगी उसे बोल लेंगे हम फोटो रिसेप्टर, ठीक है, यानी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक। टंग को बोल लेंगे गस्टाटोरी रिसेप्टर, ठीक है। ईयर को बोल लेंगे हम ऑडिटोरी, स्किन को बोल लेंगे हम थर्मो रिसेप्टर, नोज को बोल लेंगे हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है भाई। चलो, आई का काम विजन का, टंग का काम टेस्ट का, ईयर का काम सुनने का यानी हियरिंग, स्किन का टेम्परेचर, या फिर टच, ठीक है, ठंडा गर्म का पता लगाएगा, नोज का स्मेल, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपके सेंस ऑर्गन। अब इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनेप्सिस। चलो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनेप्सिस। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, व्हाट इज साइनेप्सिस, डायग्राम के थ्रू दिखा देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस क्या है? इट इज अ फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ वेयर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल लेंगे। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, एक न्यूरॉन है, एक की नर्व एंडिंग, न्यूरॉन की एंडिंग, और ये दूसरे वाला डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट्स के अंदर इंफॉर्मेशन आई, सॉरी डेंड्राइट से वाला, अब ये हो गया आपकी एक्सोन की एंडिंग। अब वो जो डेंड्राइट्स था वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ तक आई, वो एक्सोन के एंड में आ गई। अब एक्सोन के एंड से दूसरे डेंड्राइट तक कैसे जाएगी और इनके बीच में जो स्पेस बनेगा इसे बोल लेंगे साइनेप्सिस, वो हमें देखना, ठीक है। तो चलो बना लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला बनाया ये है एक्सोन, यानी पहले न्यूरॉन की एंडिंग, और ये जो मैं दूसरा बना रहा इसका नाम है डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग, ठीक है। चलो, अब जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्सिस है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में तो ट्रांसफर हो नहीं सकती, तो यहां से वो इम्पल्स आई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई तो वो नीचे जाएगी, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में जा नहीं सकती, तो उसे केमिकल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें देख लो। साइनेप्सिस होने से पहले जो न्यूरॉन होगा इसे बोल लेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और जब साइनेप्सिस हो जाएगा तो बाद वाला, बाद मतलब पोस्ट, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है भाई। चलो, अब ये सिग्नल आ गया, तो यहाँ ना छोटी छोटी कुछ वेसाइकल्स रखी होगी, ऐसे छोटे छोटे गोले से बने हुए होंगे कुछ, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये इनके अंदर इस तरीके से घुस जाएगा। अब इसका ना बहुत डिटेल है साइनेप्सिस, तो उतना नहीं बता सकते आपको, तो बस इतना समझ लेना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होगी वो केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे क्या रखे हुए होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब जो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले जाके यहाँ छोड़ देंगे, बस इतना याद रखना। और ये क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल, ये सिनेप्टिक वेसाइकल क्या करेगी, इनका हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस, यानी ये इस वाले जो मेम्ब्रेन है इससे यहाँ बाहर निकल के आ जाएंगे और फट जाएंगे, और फट के क्या कर देगी, सारा का सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो बाहर रिलीज कर देगी, ठीक है, इसकी सरफेस पे। और ये सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वापस से अंदर आएगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका ट्रांसफर हुआ, किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का केमिकल की फॉर्म में, ठीक। तो ये और इसके बीच में जो क्या बचा, स्पेस बना, यहाँ से जो मैसेज ट्रांसफर हुआ केमिकल की फॉर्म में, ऊपर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई थी केमिकल बनी और वो फिर अगले न्यूरॉन को दे दी, और उनके बीच में जो स्पेस बना उसे हमने क्या बोल दिया, साइनेप्सिस, ठीक है। तो ये है साइनेप्सिस, क्या लिख देंगे, इट इज द functional contact between two neurons where the exchange of information
टेक्स प्लेस, ठीक है। या फिर कई बार इसे क्या बोल देते हैं, इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। और उसके बाद लिख देना वेयर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स। और केमिकल्स का नाम मैंने आपको बता दिया, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है भाई। और ये याद रखना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक वेसिकल, ऊपर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही, ये पूरा डायग्राम याद रख लेना, ठीक। तो ये था आपका साइनेप्सिस, ठीक, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट है, क्या था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, ठीक है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बेसिकली ज्यादा डिटेल तो है नहीं आपके पास, एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दे रखा, वही वाला डायग्राम हम थोड़ा सा ड्रॉ करके समझ लेंगे, ठीक है। अब डिटेल पढ़ने का तो टाइम है नहीं इतना, तो समझ लो ये आपकी मसल होगी, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा वैसा दे रखा, स्क्वायर मसल, ये हो गया आपकी मसल, ठीक है। ये बढ़िया बाइसेप की मसल मान लो इसे, ठीक है। उसके बाद ऊपर से इसके साथ जुड़ा हुआ न्यूरॉन, इस तरीके से अगर मैं यहाँ से एक अच्छा सा न्यूरॉन बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन जुड़ा हुआ मसल के साथ, ठीक। ऐसे मतलब डायरेक्ट टच नहीं होने का, वो मैंने बना दिया इसके अंदर ऐसी, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन आपका मसल के साथ जुड़ा हुआ होगा, और इनके बीच में जो जंक्शन बनेगा उसे हम क्या बोल लेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेम टू सेम जो साइनेप्सिस में हो रहा था वही यहाँ होगा, बस फर्क इतना होगा, वहां दो न्यूरॉन के बीच में हो रहा था और यहाँ पे किसके बीच में होगा, मसल और न्यूरॉन के बीच में होगा। तो इसे लिख देंगे, इट इज द फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन a neuron and a muscle where transfer of information takes place, ठीक है। तो जो भी आपका सिग्नल होगा ब्रेन से आएगा और आपको कुछ भी इफेक्ट करना होगा, जो भी करना होगा वो सब इस न्यूरॉन से कंट्रोल होगा। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन और ये हो गया आपकी मसल, बस नाम अलग अलग है, बाकी है ही वो दोनों सेम चीज है बिल्कुल, साइनेप्सिस और ये बस नाम अलग अलग है, ठीक। फटाफट नोट करो। तो ये तो देख लिया हमने कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन टिश्यू होगा हमारा न्यूरॉन होगा। अब नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होंगे हमारी बॉडी के अंदर वो देख लें, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो नर्वस सिस्टम। सिस्टम, नर्वस सिस्टम दो तरीके के होंगे आपके पास, पढ़े भी होंगे बचपन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। तो ज्यादातर जो हमें बात करनी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करनी, यानी हमें ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में बात करनी, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाएगा ब्रेन, दूसरा आ जाएगा स्पाइनल कोड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो गए, क्या समझ लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है स्पाइनल कोड, ठीक। बेसिक सा आइडिया दे दो आपको, एक समझो आपका दिमाग है, ठीक है, छोटा सा दिमाग है और इसमें से एक बड़ी सी नस निकलती है,
इसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारी कमर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर फिट रहती है, प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से छोटी छोटी नसें निकलती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जितनी भी नसें आपकी दिमाग से निकल रही और जितनी भी नसें आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही, वो सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। यानी जो भी आपके हाथ पैर सारी जगह जो नसें जा रही, वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे, ठीक। और आपके जो ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ऑल द नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस, ठीक है। अब होते तो और भी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर उसमें सोमेटिक और पैरासोमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। वो आपकी सिलेबस की चीज नहीं है, खामा पढ़ोगे, क्वेश्चन वहां से बनेगा नहीं। तो बस यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहाँ से भी नहीं बल्कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनेंगे। तो इसके बाद पढ़ते हैं आपका ब्रेन, ठीक है। चलो चलो भाई, अब पढ़ते हैं आपके दिमाग के बारे में, जिससे आप इतना स्ट्रेस झेल रहे, इतना सब कुछ समझ पा रहे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अपने ब्रेन से अब आप ब्रेन के बारे में पढ़ोगे। तो आपके अंदर ब्रेन जो होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, ठीक है। फोर ब्रेन यानी आपका माथा, ठीक है, जो सारा दिन सिर दर्द रहेगा, सब कुछ इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई आइडिया लाना तो यहाँ से लाना पड़ेगा, तो फोर ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन जो कि होगा बीच में, और उसके बाद हाइंड ब्रेन जो कि होगा पीछे, ठीक है भाई। चलो, अब जो फोर ब्रेन होगा वो सबसे बड़ा पार्ट होगा। सबसे बड़ा पार्ट भी कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। जो आगे की तरफ ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा, ये आपका सेरिब्रम है, ठीक। मिड ब्रेन तो रिले का काम करेगा दोनों के बीच में, मतलब इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाना, और खुद भी कुछ चीजें कंट्रोल करेगा। और उसके बाद होगा हैंड ब्रेन। इसके 3 हिस्से होंगे, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ठीक है। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। अच्छा, दिमाग बना के दिखा दो अगर, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा सा बनाओ, समझ लो ये आपका होगा स्कल, सिर की हड्डी। ओहो, ये किसका ब्रेन है? ठीक है, ये आपका स्कल हो गया, उसके अंदर आपका रखा हुआ ब्रेन। कुछ लेयर्स भी होते हैं, वो तो नहीं बनाऊंगा, भी समझ में आने के नहीं। ठीक है, इस तरीके से होगा आपका ब्रेन। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये इस तरीके का आपका ब्रेन होगा, ठीक है। अच्छा, तो फोर ब्रेन वाला हिस्सा, ये आगे वाला इतना हिस्सा आपका फोर ब्रेन में आ गया, ठीक है। फिर इनके बीच में यहाँ कहीं मिड ब्रेन हो गया, ठीक। और ये आपका हो गया पूरा का पूरा हाइंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका होगा कुछ ब्रेन। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। चलो, अब बात कर लेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, खत्म हो गई। सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। चलो, नंबर 1 अभी बताया था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। दूसरा, इट स्टोर्स मेमोरी, मेमोरी मेमोरी यही स्टोर होगी, ठीक है। तीसरा, जो भी आपके इमोशनल होगा, मतलब जैसे आपकी मेरे से लड़ाई होगी, ठीक है, और जब आप दोबारा मुझे मिलोगे तो आप मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करने के, समझो आपने पहली बार अच्छे से, और भैया कैसे हो, ऐसे हो, जो भी है, सर कैसे हो, और मैंने आपको गुस्सा में, और मैं नहीं मिल रहा आपसे, जो भी है, मतलब मैंने गुस्सा दिखा दिया, तो आपके अंदर एक मेमोरी फीड हो जाएगी, यार ये तो बदतमीज आदमी है, इससे तो मैंने बड़े प्यार से बात करी। तो जब मैं आपको दोबारा मिलूंगा तो आपका जो पहला रिएक्शन था वैसा नहीं होगा, वो जो पिछले वाला जो बिहेवियर था उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो आप भी ऐसा करो, यार ठीक है चलो हम नहीं मिलना। तो ये जो, और अगर मैं प्यार से बोलता हाँ बच्चे ये वो, ठीक है,
और फिर आप दोबारा जब मेरे से मिलोगे तो आपके अंदर वो मेमोरी फीड होगी कि भाई ये तो सर बहुत अच्छे हैं या भैया बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे से बात करते हैं, तो अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस, इट कंट्रोल इमोशंस एंड गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है भाई। तीसरा चौथा, जितना भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन है वो सब के सब यहाँ इंटरप्रेट होगी, सुनना या फिर टच या फिर टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर स्मेल हो गया, और तीसरा कहता है फिर सुनना हो गया। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ इंटरप्रेट होगी, इंटरप्रेट मतलब समझना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझना बनना सब कुछ इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, फीलिंग ऑफ हंगर, भूख लगना, ठीक है। तो ये सब सेरिब्रम के कंट्रोल में होगा, फटाफट नोट करो, फिर देखेंगे अपना मिड ब्रेन। नेक्स्ट है भाई आपका मिड ब्रेन। चलो मिड ब्रेन के बारे में बात कर लेंगे। मिड ब्रेन बेसिक सी चीज है, दोनों सेरिब्रम और हिंड ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करेगा, ठीक है, इधर से उधर ले जाने में। तो इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरिब्रम, या फिर बोल सकते हो फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, ठीक है। दूसरा, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो भी आपके सोच समझ के कर पा रहे हैं, हाथ उठाना, जो भी आपके कंट्रोल में जो चीजें, वो यहाँ से कंट्रोल हो रही, ठीक है। और कंट्रोल्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कंट्रोल करना हमारी, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के तो कुछ हिस्से थे, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले बात कर लेंगे सेरिबेलम की, सेरिबेलम। अब जो फोर ब्रेन के बाद यानी सेरिब्रम के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम। इसका काम क्या होगा, इट मेंटेन पोस्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी आप सीधे खड़े बैठे, ठीक है, बैलेंस कर पा रहे हो अपने आप को, खड़े होके गिर नहीं रहे, बैठ के गिर नहीं रहे, ठीक है। तो वो सब आपके सेरिबेलम में मतलब कंट्रोल होगा सेरिबेलम से। नेक्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, और ये भी कंट्रोल करेगा हमारे वॉलेंट्री एक्शन, इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है भाई। चलो इसके बाद लास्ट हमारा है पोन्स और मेडुला। तो हाइंड ब्रेन के आपके दो हिस्से बच गए, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम हमने देख लिया। नंबर 2 पोन्स, नंबर 3 मेडुला। तो जो आपकी स्लीप साइकिल कंट्रोल होगी, यानी आप किस टाइम सो रहे किस टाइम उठ रहे, वो कौन कंट्रोल करेगा, पोन्स। तो स्लीप साइकिल कंट्रोल। दूसरा,
चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, या ऐसे तुम बोल सकते हो हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हमने देख लिया, जिस हमारा ब्रेन, हमारी नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा था। अब एक तरीके का नर्वस सिस्टम आपके अंदर है जो कि आपके हॉर्मोन्स है। कभी देखा होगा कि कभी ज्यादा खुशी महसूस होगी या बिल्कुल सैड सैड फील हो रहा, ठीक है, तो वो आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी एकदम से हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई, कभी कम होगी, जैसे टीचर आया तो उन्होंने कहा कि भाई या तो कॉपी चेक करूंगा, काम आपका पूरा नहीं, एकदम से धक 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 होने लगी। और जैसे ही आपके पास आने वाला था टीचर, घंटी बज गई, टीचर चला गया, वो एकदम शांत हो गए। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? आपके हॉर्मोन्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल हो पा रहा है, आपका मोटापा, आपका पतलापन, सब कुछ आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिस्टम होगा वो होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारे शरीर में दो तरीके की ग्लैंड होगी। एक ग्लैंड होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक ग्लैंड होगी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक तरीके की ग्लैंड और होगी, उसे अलग से देखेंगे, उसका नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इसे समझने से पहले एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस कर लेंगे, इनमें अंतर क्या है। अब एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ऐसा कुछ नहीं। एक्सो का मतलब क्या है, ये ऐसी ग्लैंड होगी जो अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी कई बार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको एंडोक्राइन से अलग करके समझा रहा है कि एंडोक्राइन क्या है। अब जैसे ये है, ये अपना जो सिक्रीशन होंगी वो अंदर बनाएंगी और उसे ये बोल लेंगे इसे डक्ट, इसे स्टोर कर देंगे डक्ट में, और जब इसकी जरूरत होगी तभी यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इनके पास डक्ट होगी, तो क्या बोल देंगे, हैव डक्ट्स। और ये वाली ग्लैंड कौन सी होंगी, जिनके पास डक्ट्स नहीं होंगी, यानी जैसे ग्लैंड है हमारे पास। ठीक है, ये डायरेक्ट अपनी सिक्रेशन को रिलीज करेंगी ब्लड के अंदर, ये ब्लड है। तो जब इन्हें काम करना होगा बहुत छोटे से अमाउंट में, हार्मोन सारा अपना जो भी होगा वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज कर देंगे। तो इनका काम है डक्ट के थ्रू रिलीज करना अपनी सिक्रेशन, इनका काम है डायरेक्ट रिलीज करना। तो इनके पास कोई डक्ट नहीं है, नो डक्ट्स। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, दे स्टोर देयर सिक्रेशन इन डक्ट्स। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। और ये दे डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड। ठीक है भाई, इसके एग्जांपल जैसे कि लिवर, ठीक है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, बहुत है इतना, एटसेट्रा। और इसके एग्जांपल तो हमें पढ़नी है इसके अंदर, पिट्यूटरी, ठीक है, आपकी थायराइड ग्लैंड, एटसेट्रा। अब ये हेटेरो मिक्स ग्लैंड क्या है, यानी ये दोनों का मिक्सचर है। कैसे, इसके पास दोनों होंगे, यानी डक्ट वाला सिस्टम अलग होगा और हार्मोन वाला सिस्टम अलग होगा। जैसे कि आपकी पेनक्रियाज, जब हार्मोन वाला काम करना होगा तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देगा। और डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के अंदर कि इसका काम डाइजेशन में भी होगा, तो तब जूस से रिलीज कर देगा थ्रू डक्ट। तो डक्ट भी है और वो भी है। ऐसे ही हमारे टेस्टिस मेल के अंदर और ओवरीज फीमेल के अंदर। ठीक है भाई, चलो फटाफट नोट करो, उसके बाद शुरू करते हैं अपना एंडोक्राइन सिस्टम। उसके अंदर एक एक ग्लैंड करके सारी की सारी लेंगे। ठीक, अच्छा एक बता दूं कि ग्लैंड बनती कैसे है, वैसे पूछेंगे नहीं पर फॉर नॉलेज, ग्लैंड है क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच स्टोर हार्मोन और juices और अदर सब्सटेंस।
ठीक है, तो ये आपकी ग्लैंड हो गई। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में एक टिश्यू होगा, उससे डेवलप हो गया हमारी ग्लैंड्स बनी हुई, और या तो जूसेस सिक्रेट करेंगी या हार्मोन सिक्रेट करेंगे या फिर कुछ अदर सब्सटेंस, जैसे हमारी पसीने वाली ग्लैंड्स है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स है, तो वो ऑयल सिक्रेट कर रही, स्वेट सिक्रेट कर रही और हमारे शरीर से बाहर निकल रहा। ठीक, फटाफट नोट करो, इसके बाद शुरू करेंगे अपना एंडोक्राइन सिस्टम। चलो भाई, अब हमें ग्लैंड कौन कौन सी पढ़नी, एक बार साइड में लिख लेंगे। एक तो पढ़नी हाइपोथैलेमस, इसके बारे में ज़्यादा है नहीं। पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड, उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का सिर्फ हार्मोन वाला सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। फिर एडर्नल ग्लैंड, उसके बाद टेस्टिस और फिर ओवरीज। फटाफट खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। नंबर 1 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर कौन हो गया? मास्टर हो गया आपकी पिट्यूटरी। ठीक है भाई, हार्मोन याद रख लेना इसका, ये रिलीज करेगा जीएनआरएच। बहुत सारे हार्मोन होंगे इसके पास, बस एक याद रख लेना, रिलीज जीएनआरएच। गोनेडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन। जो कि हमारे कंट्रोल करेगा टेस्टिस और ओवरीज को, ताकि उनके अंदर हार्मोन और हमारे स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, और ये कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, बाकी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पिट्यूटरी। ठीक है, बहुत है इसके बारे में इतना। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ऑफ द मास्टर तो वो है, तो यानी ऐसे कंट्रोल कर रहा था मास्टर ग्लैंड। उसका काम क्या होगा? कंट्रोल अदर ग्लैंड्स। कंट्रोल कैसे? दूसरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाना। इतना आप डिटेल पढ़ना नहीं, बस पॉइंट याद रख लेना। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? रिलीज जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो आपके शरीर की ग्रोथ कराएगा। अब यहां से क्या होगा? अगर इफ जीएच रिलीज इन हायर क्वांटिटी, बस बीमारी याद रख लेना। अगर जीएच ज्यादा रिलीज होगा, अपने आसपास लंबे देखे होंगे ना, 8-8 6-6 7-7 फुट के कोई बंदे देखे हों, तो उनके अंदर जीएच हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, हुआ होगा, तो इसे बोल देंगे गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म या जिजेंटिज्म, जो भी बोल लो, यानी बंदा बहुत लंबा दिखेगा। अगर समझ गए होंगे, ग्रोथ हार्मोन इन लोअर क्वांटिटी, तब बंदा दिखेगा डॉर्फ, बोना, छोटा। ठीक है भाई, तो ये था ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखेंगे अपनी थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड। फटाफट नोट करो। तीसरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे आसान, और यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछते हैं। 100% तो नहीं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस है। थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करेगी? कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल द रिएक्शन गोइंग ऑन इन अवर बॉडी, जितनी भी रिएक्शन हो रही वो सब कंट्रोल करेगी। मेनली कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी वजन घटना वजन बढ़ना, वो यही कंट्रोल करेगा। कभी सुना होगा अपने घर में भी, मम्मी या किसी को, ठीक है, तो 1-2%, मतलब 1-2 घर छोड़ के हर जगह थायराइड मिल ही रहा, तो वो इसकी वजह से हो रहा, थायराइड की वजह से। किसी का वजन ज्यादा बड़ा पड़ा, कोई बहुत पतला हुआ पड़ा। ठीक, अच्छा, हार्मोन कौन सा सिक्रेट करेगा? सिक्रेट थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। ठीक है, अच्छा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन आयोडीन नेसेसरी होगा। आयोडीन इज नेसेसरी। ठीक है भाई, आयोडीन नेसेसरी होगा। अगर आयोडीन की कमी होगी, इफ आयोडीन इज इन
लेस क्वांटिटी इन बॉडी देन अ डिजीज अकर, जिसका नाम होगा गोइटर। गोइटर मतलब गला सूज जाएगा, यहाँ से थायराइड ग्लैंड सूज जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गोइटर किस वजह से हो रहा और कौन सा हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा। तो आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं होगा, थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो ये ग्लैंड सूज जाएंगी, जिसकी वजह से गोइटर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट ग्लैंड है अपनी पेनक्रियाज, नंबर 4 पेनक्रियाज, ठीक। पेनक्रियाज बताई दी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मेंशन करना चाहो तो कर देना कि ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन हम इसे यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ सिर्फ हमें इसका हार्मोनल सिक्रीशन देखना, अगर किसी को इसके उसके बारे में जानना हो एक्सोक्राइन सिस्टम के, तो वो लाइफ प्रोसेस को जाके देख सकता है, ठीक है, उसके अंदर पढ़ रखा हमने। अच्छा, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होगा, कंट्रोल ओवर ब्लड शुगर। इंसुलिन कंट्रोल आवर ब्लड शुगर, ठीक है भाई। अगर इंसुलिन की कमी होगी, इफ इंसुलिन लेस या फिर ज़्यादा हो गया और मोर, उसकी वजह से एक डिजीज राइज होगी, देन अ डिजीज अकर, जिसे आप नॉर्मल बोलते हो शुगर और हम बोलते हैं डायबिटीज़। हम मतलब हम तुम पढ़ने वाले, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, तो ये आपकी शुगर, ठीक है भाई। चलो इसके बाद पढ़ते हैं अपनी एड्रेनल, टेस्टिस, ओवरीज, और उसके बाद अपना हार्मोनल सिस्टम खत्म। नेक्स्ट है अपनी एड्रेनल ग्लैंड, कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है भाई। एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होगी, सबसे पहले देख लेंगे, जस्ट अबव द किडनी, जस्ट अबव द किडनी। पेयर में प्रेजेंट होगी, एक इधर किडनी पे एक इधर किडनी पे, तो प्रेजेंट इन पेयर। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, एड्रेनल हार्मोन, तो सिक्रीट एड्रेनल हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होगा फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या इसे बोल देंगे एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन। ये इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट क्या है भाई, देखो समझो आपको कुत्ते से बड़ा डर लगता है, तो आपके सामने आ गए 4 5 कुत्ते, अब आपके दिमाग में 2 चीज़ आएगी, या तो भाई यहाँ से भाग ले बच जाए, नहीं तो काट लेंगे, या दूसरी चीज़ आएगी भाई कोई डंडा या पत्थर उठा के इनके बजाना शुरू कर दे। तो अगर आपने उनके पत्थर पत्थर बजाना शुरू कर दिया, उनकी तरफ चल दिए मर्द बन के कि आज तो भाई बच के जाऊंगा, इन्हें भगा दूंगा, तो वो हो गया आपका फाइट रिस्पॉन्स। और अगर आप वहां से भाग पड़े कुत्ते की, मतलब दुम दबा के भाग पड़े वहां से, कुत्ते आपके पीछे पड़ रहे और रोते रोते बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो हो गया आपका फ्लाइट रिस्पॉन्स। कंट्रोल कौन कर रहा, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका शरीर में एकदम ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, और पूरा जो भी आपका फ्लो होगा पूरा पेट की तरफ होगा, और पूरी एनर्जी मतलब आपका दिल भी तेज धड़केगा उस टाइम पे, ठीक। और उस टाइम आप बस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रहोगे कि भाई अब तो बस हो गया, या तो लड़ना या फिर भागना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल, जो कि कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्टीज, तो एक तरफ टेस्टीज समझ लेंगे, एक तरफ ओवरीज। टेस्टिस हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेल में। ये दोनों भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, पर यहाँ हम इसका एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इन मेल, प्रेजेंट इन मेल, और ये प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। दूसरा सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा, काम क्या होगा, डिसाइड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर, यानी जैसे मैं या फिर कोई सामने लड़का पढ़ रहा हो, तो हम मेल कैसे अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सिक्रेट करेगा, मतलब करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहीं कहीं ना स्पेलिंग में आगे वो भी लगा रहेगा, तो वो भी स्पेलिंग गलत नहीं होने की, ठीक है। काम क्या होगा, वही डिसाइड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल को फीमेल कैसे फील होगा, इन दोनों हार्मोन की वजह से। ठीक है भाई, चलो फटाफट नोट करो। ये हो गया हमारा पूरा ह्यूमन का हार्मोनल यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी खत्म हो गया, और न्यूरल वाला तो पूरा देख ही लिया था। अब देखेंगे प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। चलो भाई, अब शुरू कर रहे हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। छोटा सा पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ इस तरीके से, तो कुछ होता नहीं इनके पास, तो कभी चलते वलते हुए तो दिखे नहीं होंगे आपको, लेकिन इनके अंदर भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा। दो तरीके से होगा, एक होगा आपका ट्रॉफिक मूवमेंट और एक होंगे आपकी थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। अभी मूवमेंट कैसी कैसी होंगी वो मैं एक एक करके समझनी। तो नंबर 1 पढ़ने वाले हम ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होंगी, जिनके अंदर ग्रोथ होगी और मूवमेंट होगी। तो यहाँ क्या होगी, ग्रोथ तभी मूवमेंट होगी, ग्रोथ के बिना कोई मूवमेंट नहीं। ग्रोथ एज वेल एज मूवमेंट, ठीक है। अब कितने टाइप की आपके ट्रॉफिक मूवमेंट होंगे, तो आपके पास 5 टाइप के ट्रॉफिक मूवमेंट होंगे। नंबर 1 फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, नंबर 2 हाइड्रोट्रॉफिक, नंबर 3 जियोट्रॉफिक, नंबर 4 थिग्मोट्रॉफिक, फिफ्थ कीमोट्रोपिज्म। ठीक है भाई, तो एक एक करके सबको समझ लेंगे। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो मूवमेंट ड्यू टू लाइट, मूवमेंट ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगी वो होगी आपकी फोटोट्रोपिज्म। एनसीईआरटी में बहुत बड़े एग्जांपल दे रखा, एक गमला है उसके अंदर एक प्लांट लगा हुआ, ठीक है। और ये प्लांट एक बंद कमरे में रखा हुआ जहाँ धूप नहीं आती, और एक खिड़की से क्या आ रही, धूप आ रही, ठीक है। बाहर सूरज है और उससे धूप आ रही। तो थोड़े दिनों बाद जब ऑब्जर्व करेंगे, ये प्लांट धूप की तरफ ग्रो कर जाएगा। ये प्लांट धूप की तरफ ग्रो कर जाएगा। तो धूप की तरफ इसने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली, और धूप की तरफ क्या दिखाई, मूवमेंट। तो यहाँ ग्रोथ भी होगी, मूवमेंट भी होगी। जो लाइट की तरफ मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट होगी, आपकी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ये होगी मूवमेंट ड्यू टू वाटर। मूवमेंट ड्यू टू वाटर, पानी की वजह से जो मूवमेंट होगी वो। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा, ऐसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक कटोरे में पानी रख दिया, ठीक है, और यहाँ एक प्लांट लगा दिया, ठीक है, और इसकी जड़ें, और पानी बिल्कुल नहीं दिया, मिट्टी रख दी इस तरीके से ऐसे। तो थोड़े दिनों बाद जब ऑब्जर्व करा, जो उसकी जड़ों की मूवमेंट थी वो पानी की तरफ हो गई, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था ग्रो करने के लिए। तो जो ऐसी मूवमेंट जो पानी की वजह से हो रही, वो कौन सी होगी, आपकी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ ऊपर वाले हिस्से को बोल लेंगे शूट, जहाँ फ्लावर लीफ वगैरह लगी होंगी, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसे बोल लेंगे रूट, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ जो आपकी शूट थी सिर्फ उसने मूवमेंट करी, तो ये होगी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक।
आपकी रूट ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये खुद कर सकते हो आप। दूसरा, यहाँ रूट ने पानी की तरफ मूवमेंट दिखाई तो समझ गए होंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। यहाँ ऊपर वाले हिस्से ने तो कोई ग्रोथ नहीं दिखाई तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, समझ आ गया होगा। ये दोनों कर लो आप फटाफट नोट, फिर जियो, थिग्मो और कीमो एक बार में समझ लेंगे। नेक्स्ट आपका जियोट्रॉफिक, थर्ड जियोट्रॉफिक। जियो मतलब धरती, तो जो मूवमेंट धरती की तरफ होगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया आपका जियोट्रॉफिक। एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसका भी, एक गमला लिया उसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, अब टेढ़ा कर दिया तो उसके अंदर जो शूट वाला हिस्सा था वो वैसे ग्रो तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो लाइट की तरफ ऐसे ग्रो होगा, ये तो हमने देख लिया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, वो ऊपर की तरफ। और जो रूट है वो सीधी ग्रो होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पानी की जरूरत है तो वो धरती की तरफ ग्रो होगी। तो ये जो धरती की तरफ ग्रो हुई ये ग्रेविटी की वजह से भी हुई और पानी की वजह से भी हुई, तो ये वाली मूवमेंट कौन सी होगी, जियोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बता दो इसमें पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक कौन होगा, ये, और नेगेटिवली जियोट्रॉफिक ये। और अगर इसमें पूछ लूँ पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक ये हो गया और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक ये हो गया। ये तो आप खुद कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना बस। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉफिक, नंबर 4 थिग्मोट्रॉफिक। मूवमेंट ड्यू टू टच, जो टच की वजह से जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ड्यू टू टच, टच की वजह से जो मूवमेंट होगी। कैसे, आपने अंगूर वगैरह की बेल देखी होगी या लौकी तोरी की बेल देखी होगी, तो उनमें इस तरीके से कैसे होगा, उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसे डंडी लगा दी, इस तरीके से बेल आ रही, ऐसे बेल ऊपर की तरफ चढ़ रही, एक आधा फ्रूट भी लगा दूँ, ऐसे तोरी लग गई उसमें या कुछ भी लग गया, ठीक है। और साथ में वो क्या करेगी, इस तरीके से कुछ निकाल लेगी और उसे स्टेम के चारों तरफ लपेट देगी, ये। तो ये क्या है, जो ये आपकी एक छोटा सा हिस्सा है, स्टेम का टच हुआ और उसकी वजह से उसके चारों तरफ कोइल हो गया, इसे बोलते हैं हम टेंड्रिल। इस टेंड्रिल की वजह से सपोर्ट मिला और ये इस तरीके से बेल ग्रो करती जा रही, तो टच की वजह से यहाँ ग्रोथ हुई, तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोल देंगे हम, थिग्मोट्रॉफिक ग्रोथ बोल देंगे, ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू टच। लास्ट मूवमेंट आपकी कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमोट्रॉफिक में क्या होगा, जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पढ़ने वाले हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, यहाँ अपना ओव्यूल रखा हुआ होगा और उस ओव्यूल में अपने एग्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन आएगा और पोलन ग्रेन यहाँ आया तो यहाँ इसे केमिकल मिलेगा और उस केमिकल की वजह से क्या होगा, इसकी पोलन ट्यूब बन जाएगी, इस तरीके से पोलन ट्यूब बनेगी। और अभी पोलन ट्यूब यहाँ के रुकेगी और अपने सेल्स को अंदर ट्रांसफर करने के लिए इसे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के लिए सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से कुछ सिग्नल रिलीज होंगे और ये पोलन ट्यूब उसी तरफ ग्रो कर जाएगी, तो ग्रोथ भी होगी मूवमेंट भी होगी। तो ग्रोथ या फिर मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपकी सारी की सारी प्लांट की मूवमेंट, ये तो थी आपकी ट्रॉफिक मूवमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट और फिर प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स होंगे वो भी देख लेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर एंड। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टिक, थिग्मो सॉरी नेस्टिक मूवमेंट, थिग्मो बोल रहा हूँ, नेस्टिक मूवमेंट। जैसे वहां ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ हो रही थी तभी मूवमेंट हो रही थी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्रोथ होगी, सॉरी यहाँ सिर्फ मूवमेंट होगा, कोई ग्रोथ नहीं होने की, नो ग्रोथ बट मूवमेंट अगर, ये हो गया आपकी नेस्टिक मूवमेंट। सोचो सोचो ऐसे एग्जांपल कोई, कभी छोई मुई का प्लांट देखा हो तो मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, नहीं मौका मिला तो देखना जरूर मिमोसा प्यूडिका का प्लांट, इसे बोलते हैं हम छुई मुई देसी भाषा में। इसे जैसे ही छुएंगे
इसके पत्ते बंद हो जाएंगे। पत्ते बंद हो गए तो क्या होगी? मूवमेंट। ग्रोथ तो कुछ नहीं हुई। ऐसे ही आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, कोई भी फ्लाई अगर उसके ऊपर आके बैठ जाएगी, उसके अंदर छोटे छोटे कांटे से होंगे, उस पर टच होगी, एकदम वीनस फ्लाई ट्रैप बंद कर लेगा और उसे खा जाएगा। ऐसे ही आपका पिचर प्लांट, ठीक है, ये भी ऐसे ही करेगा। तो ये मूवमेंट जो बिना ग्रोथ के हो रही, उन मूवमेंट्स को हम क्या बोल देंगे? नेस्टिक मूवमेंट। फटाफट नोट करो। इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे अपना हार्मोन, प्लांट। फाइनली आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स हैं, ऐसे इनके अंदर भी हार्मोन्स हैं। नंबर 1 हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होगा? एपेक्स पे, कोने पे, या तो स्टेम के कोने पे या फिर रूट के कोने पे। ठीक है, तो प्रेजेंट इन एपेक्स ऑफ रूट और शूट। काम क्या होगा इसका? लेंथ इंक्रीज कराना, लेंथ इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज बेसिकली ग्रोथ में काम होगा। ठीक है, और यही वो है जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कराएगा। ठीक, तो वो जो ग्रोथ हो रही है इधर उधर, वो सब शूट की, वो ऑक्सीजन ही करवा रहा आपका, वो ऑक्सीजन हार्मोन ही है। ठीक है, तो जैसे ऊपर की तरफ ये शूट होगी, तो शूट का जो एपेक्स है यहाँ, यहाँ प्रेजेंट होंगे आपके ऑक्सीजन, और नीचे की तरफ अगर रूट होगी तो रूट का जो एपेक्स है यहाँ प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन। तो ऊपर की तरफ जो ग्रोथ कराएगा वो आपका, और नीचे की तरफ भी एपेक्स है वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, नंबर 2 हार्मोन है गिबरलिन। गिबरलिन, ये भी ग्रोथ कराएगा। ठीक है, राइपनिंग डिले करेगा। राइपनिंग मतलब फ्रूट जल्दी नहीं पकने देगा, उसे थोड़ा कच्चा रहने देगा। और माल्ट ईल्ड बढ़ा देगा, माल्ट ईल्ड इंक्रीज। ये आपका बाजरा वगैरह। ठीक है, ये हो गया आपका गिबरलिन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। मिटा दो। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम क्या होगा? सेल डिवीजन। प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कराने का, बेसिकली ग्रोथ भी करा रहा, और डिले करेगा सेनिसेंस, बुढ़ापा, डिले सेनिसेंस। ठीक है, इतना बहुत है। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म है ABA। इसका काम क्या होगा? ये सेनिसेंस को बढ़ावा देगा, तो प्रोमोट सेनिसेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ और लिख लेना, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट फ्रूट लीव्स ग्रोथ। ठीक है, ये सेनिसेंस को प्रमोट करेगा, और फॉलिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां झड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट इथाइलिन, नंबर 5 इथाइलिन। ये भी प्रमोट करेगा सेनिसेंस को, बुढ़ापे को, प्रमोट सेनिसेंस। ठीक है, और फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, फ्रूट राइपनिंग को, पकाने में काम करेगा, फ्रूट राइपनिंग। गैसियस होगा वैसे तो ये, जो आपने देखा होगा कभी कार्बेट से पकाए हुए फ्रूट आर्टिफिशियली, वो जो पत्थर सा रखते हैं वो कार्बेट क्या होगा? वो इथाइलिन होगा, उसके अंदर से गैस रिलीज होगी और आर्टिफिशियली पका देंगे।
लेकिन नेचुरली वो धीरे धीरे होगा, तो इसी वजह से वो वाले फ्रूट जो नेचुरल होंगे वो नुकसान नहीं देने के। लेकिन जो वैसे फ्रूट होंगे जो बाजार से ला रहे हैं और वो उन्हें वैसे आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है इथाइलिन का यूज़ करके, कार्बेट का यूज़ करके, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। ठीक है। और फॉलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का गिरना पक के, तो वही यही कंट्रोल करेगा। फटाफट नोट करो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर भी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। इसमें भी हमने पूरा चैप्टर अपना वन शॉट में कवर कर लिया, एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करनी, एनसीईआरटी की रीडिंग और क्वेश्चन लगाने और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लगाने। ठीक है। और नोट्स आपने प्रॉपर बना लिए होंगे, तो 2-3 बार रिवाइज भी कर लेना। अब इसके बाद बायो का थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो लेके आने हैं, उसे भी हम वन शॉट में खत्म कर देंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।